सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का करते हैं स्वागत शो में, और पूरी टीम का भी स्वागत करते हैं। कुशल से हम जानेंगे आज बाजार का हाल। वरुण हमें बताएंगे इस हफ्ते कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, साथ ही उनसे जानेंगे किन फंड्स के एयूएम में गिरावट आ रही है। अनुराग हमें बताएंगे एलआईसी क्यों अपने पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसीज को पैन से अटैच करने को कह रही है। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के हाल पर एक नजर डाल देते हैं। तो आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शुरुआत रही बेहद कमजोर। निफ्टी 300 अंक फिसलकर 16,900 के पास बंद हुआ, तो सेंसेक्स 950 अंक लुढ़का। आज निफ्टी के 50 में से 49 शेयरों में गिरावट रही और कोल इंडिया 7% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। वहीं बैंक निफ्टी में 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही और ये 35,750 के नीचे जाकर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा आज सामने आया है, देखते हैं जरा। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज की है कैश मार्केट में करीब 3,361 करोड़ रुपए की बिकवाली, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,701 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब जरा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार का हाल भी समझ लेते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं आज के इस कारोबार में जहां पर हमें गिरावट देखने को मिली, कहां कमजोर कड़ी थी? जी, तो पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो बाजार जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी के साथ कारोबार करते हुए दिखे, पर आज अगर आप देखें तो हफ्ते के पहले दिन यहां पर ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की गिरावट आपको निफ्टी में आती हुई नजर आई, जहां पर आज हमने देखा फिर से 16,900 के नीचे जो है आज बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए। इनफैक्ट शुरुआती सत्र से ही बाजारों में कमजोरी देखने को मिली और जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे बाजारों में आपको सिक्वेंशली गिरावट आती हुई दिखी। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में कोल इंडिया जो कि एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ नजर आया, वहां पर 6% की गिरावट थी। साथ ही इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट आईटी स्पेस यहां पर भी दबाव था, जहां पर कोफॉर्ज, एल&टी, इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स में 3 से 4% तक का फॉल आज के सत्र में दर्ज होता हुआ नजर आया। यही नहीं, एफएमसीजी स्पेस भी पीछे नहीं था। इनफैक्ट इमामी, गोदरेज कंज्यूमर जो है वो इस सेक्टर के लीड लूजर्स निकलकर सामने आते हुए नजर आए। फार्मा स्पेस, पनिशिया बायोटेक 5% नीचे, यूनिकेम लैब्स, सीक्वेंस साइंटिफिक जैसे स्टॉक्स पर भी भारी बिकवाली का संकेत आज के सत्र में बनते हुए नजर आए। और ऑटो स्पेस, साइक्लिकल स्पेस की कंपनियां भी आज एसएमएल, इजुजू, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स जो है गिरावट की चपेट में आती हुई नजर आए। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स की बात करेंगे तो यहां पर बाजार की गिरावट के ट्रेंड को पकड़ने वाले काफी सारे एनालिस्ट सामने आए, जिसमें एशियन पेंट्स आप देखिए यहां पर सचिन जी का कॉल था, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बेहतरीन कॉल वागले साहब की तरफ से बिकवाली की आती हुई नजर आई थी। तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो कोई भी सेक्टर या स्पेसिफिक स्टॉक्स जो है बहुत ज्यादा तेजी दिखाते हुए नहीं नजर आए। इनफैक्ट जिसने भी दिखाया था तेजी का जो रुझान है, उसके बाद बाजारों में लगातार गिरावट के साथ वहां पर भी ऑफ हाइज मूवमेंट आपको देखने को मिले। अब देखना होगा कि कल के सत्र में बाजार किस हिसाब से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक हाल कुशल से हमने जाना। सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत, बाजार को डर किसका सता रहा है, ये समझना आपसे जरूर चाहेंगे। स्वाति जी, 2-3 चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसका डर बाजार को है। पहली बात तो है एफआईआई की तरफ से जबरदस्त बिकवाली आ रही है, और इसका भी ठोस कारण यह है कि यूएस जो नॉन फार्म पेरोल डेटा जो फ्राइडे को सामने आया है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था और एक मतलब अनएक्सपेक्टेडली कम था। तो ये एफआईआई का मूड थोड़ा सोम्बर कर रहा है। रिस्क जो ले रहे थे एफआईआई, वहां पे उन लोगों को दिक्कत आ रही है, तो रिस्क ऑफ मूड जैसा दिख रहा है और इसीलिए जबरदस्त बिकवाली आ रही है। और जब एफआईआई बिकवाली करते हैं तो लीडिंग काउंटर जहां पे उन्होंने हिस्सा खरीदा था, खरीदारी की थी, वहीं पे बिकवाली आ रही है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में भी जो बड़े काउंटर्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा एफआईआई का पार्टिसिपेशन रहा है, वहीं पे बिकवाली आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे है, जो वायरस को लेके शंका इंडियन मार्केट्स में भी है, थोड़ा बहुत शंका अभी भी है, वो शंका के कारण एचएनआईज की तरफ से ज्यादा खरीदारी नहीं आ रही है। तीसरी बात है, जो आईपीओ आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, एक के बाद आईपीओ आ रहा है, इसके जरिए मार्केट में एक ऐसा माहौल है कि बहुत सारा लिक्विडिटी एचएनआई रिटेल का आईपीओ में लॉक इन हो रहा है फॉर सम टाइम, और एक के बाद एक आईपीओ आ रहा है तो लिक्विडिटी वहीं पे रह रहा है
ब्लॉक्ड रह रहा है। इसके कारण उन लोगों का पार्टिसिपेशन भी उतना एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ रहा है इन स्पाइट ऑफ मार्केट फॉल। और मार्केट की खासियत अब ये है कि जब मार्केट गिरना चालू होता है तो बहुत सारे एल्गो ट्रेड्स हैं जहां पे स्टॉप लॉस हिट होने के साथ साथ और भी मार्केट गिरता है, तो एक डाउनवर्ड मोमेंटम आ जाता है, उसका भी एक रोल रहा है आज की गिरावट में। और इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा अभी भी ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि बियर ग्रिप मार्केट में हम लोग कि समवेयर एक स्टॉप आ जाएगा, खरीदारी आएगी और मार्केट टर्न अराउंड करेगा। वो इस लेवल से करेगा और थोड़ा और या तो थोड़ा बहुत और करेक्शन होगा, ये बताना मुश्किल है। पर ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि मार्केट में मतलब भरोसा छोड़ दे या इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने की सलाह दे। अभी भी लंबी अवधि के निवेशक के लिए डिप का अपॉर्चुनिटी लेके खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल बाजार में खरीदारी के बहुत मौके हैं, निवेशकों को डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बातचीत जारी रहेगी सुदीप जी से, आगे बढ़ते हैं और प्राइमरी मार्केट का एक्शन जारी है। इस हफ्ते आईपीओ की भरमार है। कौन कौन से आईपीओ खुलेंगे जानते हैं वरुण से। वरुण जरा बताएं आईपीओ मार्केट का हाल। देखिए वैसे तो साल 2021 आईपीओ मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन रहा है। ढेरों आईपीओ आए और लोगों ने जम के पैसे कमाए, लेकिन अभी भी साल खत्म होने के लिए 1 महीना बाकी है और इसी हफ्ते अगर आप देखेंगे तो 4 कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं और आईपीओ मार्केट से ये 4 कंपनियां जो है करीब 4 से 4.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास जुटाने वाली है। सबसे पहले रेडगेन का आईपीओ 7 दिसंबर को खुलेगा, 9 दिसंबर को ये बंद हो जाएगा। कंपनी जो है लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देने का काम जो है वो ये कंपनी करती है। इस कंपनी की कुल आईपीओ साइज जो है वो करीब 1336 करोड़ के आसपास का है। दूसरी कंपनी है श्रीराम प्रॉपर्टी। इस कंपनी का आईपीओ जो है 8 दिसंबर को खुलेगा, 10 दिसंबर को ये बंद हो जाएगा। दक्षिण भारत की ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है और वहाँ की दिग्गज कंपनी है ये। इस कंपनी का जो आईपीओ साइज़ है वो करीब 600 करोड़ के आसपास है। तीसरी कंपनी है सीई इन्फोसिस्टम लिमिटेड। 9 दिसंबर को इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा और 13 दिसंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी जो है एडवांस डिजिटल मैप में लीडर है और मैप माई इंडिया नाम से ब्रांड आप सब जानते ही होंगे, वो ये कंपनी जो है वो मुहैया कराती है। करीब इस कंपनी का आईपीओ का साइज़ 1200 करोड़ के आसपास का है और चौथा आईपीओ है मेट्रो ब्रांड्स का। ये कंपनी जो है वो रिटेल फुटवेयर के कारोबार में है और देश की दिग्गज कंपनियों में से एक है। 10 दिसंबर को इसका आईपीओ खुलने वाला है और 14 दिसंबर को जो है वो इस कंपनी का आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा। आईपीओ का साइज़ जो है करीब 1000 से 1200 करोड़ के आसपास का है। तो ढेरों कंपनियां हैं जो अपने आईपीओ लाने वाली है। इसी हफ्ते अगर आप देखेंगे तो 4 कंपनियां हैं जिनके आईपीओ आएंगे और ये कंपनियां जो है करीब 4 से 4.5 हज़ार करोड़ रुपये जो है वो इन आईपीओ से जुटाने वाली हैं। शुक्रिया वरुण जानकारी के लिए। सुदीप सर, आपका कोई फेवरेट आईपीओ जिसमें आपको पोटेंशियल नजर आता है? देखिए मैप माई इंडिया का जो आईपीओ आ रहा है उसमें जरूर ध्यान रहेगा। यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम में काम ग्रे मार्केट में काम हो रहा है और कंपनी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर में है और जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट कर सकता है जो जियो मैपिंग है उस क्षेत्र में और उसके चलते बहुत इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। हम लोगों का रोज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आज के दिन में जो मैप्स हम यूज करते हैं वो एक्यूरेट नहीं है और वो उसमें बहुत दिक्कत आती है और ये मैप माई इंडिया जो काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी आईपीओ ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ रहा है। यहाँ पे हम लोग निवेशक को निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा मेट्रो ब्रांड पे ध्यान रहेगा, उसका प्राइसिंग वगैरह अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, उसका अनाउंसमेंट के बाद उस पर कमेंट कर पाएंगे। सब लोग जानते हैं, यूज करते हैं, दिग्गज कंपनी है मेट्रो, उनके रिटेल प्रेजेंस है मोची और मेट्रो ध्रुव ब्रांड के जरिए। देखना पड़ेगा क्या रेट पे वो आईपीओ लाते हैं, उसके बाद इस पे कमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, ये तो आने वाले आईपीओस पर हुई चर्चा। आगे बढ़ते हैं। नए डीमैट अकाउंट में तेज बढ़ोतरी हुई है। अब इस नए ट्रेंड के पीछे क्या बड़ी वजह है? अनुराग से लेते हैं पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी। अनुराग बताएं, नए डीमैट अकाउंट में इतनी तेजी आखिर क्यों?
देखिए, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, एलआईसी का आईपीओ, तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एलआईसी के द्वारा बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपनी पॉलिसी को पैन के साथ लिंक कर दे। तो इसके पीछे मकसद यही है कि जो एलआईसी के आईपीओ में एक स्पेशल रिजर्वेशन होगा, एक स्पेशल कोटा होगा पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% तक का, तो वहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स को प्राथमिकता दी जाएगी उस रिजर्वेशन में। तो उस रिजर्वेशन में यूनिक आइडेंटिटी तय करने के लिए पॉलिसी होल्डर की जो पॉलिसी नंबर और पैन नंबर को लिंक किया जा रहा है, क्योंकि जो आवंटन किया जाएगा एक्सचेंजेस के द्वारा तो वो पैन नंबर जो है वो यूनिक आइडेंटिटी नंबर के तौर पे होगा और उसी के जरिए वो आवंटन किया जाएगा। तो इसमें जिस तरह से विज्ञापन में एलआईसी ने बोला भी है कि डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, और एलआईसी का पूरे देश भर में काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, 13 लाख एजेंट्स हैं। तो एजेंट्स की तरफ से भी पुश दिया जा रहा है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो डीमेट अकाउंट खुलवाए। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर बड़ी तेज़ी से नए डीमेट अकाउंट भी खुले हैं, और एक अनुमान भी है कि कम से कम 1 करोड़ जो डीमेट अकाउंट है वो सिर्फ एलआईसी के आईपीओ से जुड़े खुलेंगे, क्योंकि 25 करोड़ यूनिक पॉलिसी होल्डर्स है एलआईसी के, और देश में अभी जो कुल डीमेट अकाउंट की संख्या है वो 7 करोड़ के करीब ही है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे पुश किया जा रहा है, जिसमें जो कैपिटल मार्केट के अंदर नए निवेशक भी आएंगे डीमेट अकाउंट खुलने के जरिए, और जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा रिजर्व कोटे में। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं जरा नवंबर में किन फंड्स के एयूएम में गिरावट आई और किन फंड्स के एयूएम बढ़े हैं। वरुण के पास है पूरी जानकारी। वरुण जरा बताएं क्या है इसकी पूरी रिपोर्ट। देखिए, नवंबर के महीने में भारतीय बाजारों में अच्छी खासी 3-4% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी, और सबसे ज़्यादा बिकवाली की थी एफआईआईज ने। करीब 40,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली उन्होंने की थी, और करे भी क्यों ना, ओमिक्रॉन का डर, यूएस में फेड ने जिस तरह से बयान दिए उसका इम्पैक्ट देखने मिला, तो कहीं ना कहीं इसी के सब के चलते मार्केट में गिरावट देखने मिली। लेकिन काफ़ी सारे फंड्स ऐसे थे जिनमें सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है, और उसमें भी जो लार्ज कैप फंड्स थे उनमें सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है। अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप फंड्स के एयूएम में करीब 6,400 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने मिली है। दूसरा था फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ एयूएम में करीब 3,800 करोड़ के आसपास की गिरावट हुई, और मिड कैप फंड्स के एयूएम में करीब 1,700 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। केवल स्मॉल कैप और सेक्टोरियल फंड्स ऐसे थे जिनमें खरीदारी की गई है। स्मॉल कैप फंड्स में करीब 1,360 करोड़ के आसपास की खरीदारी, और सेक्टोरियल फंड्स में करीब 466 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो देखने मिली है। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे तो नवंबर के महीने में एफआईआईज ने ज़रूर बेचा था, लेकिन डीआईएस ने 30,000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी की थी, और इसके लिए एसआईपी फ्लोज जो है वो अभी भी जारी है। इस साल में अगर आप देखेंगे तो करीब 65 से 70,000 करोड़ के आसपास के एसआईपी फ्लोज देखे गए हैं, और स्ट्रीट ये मान के चल रहा है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी एसआईपी फ्लोज जो है वो हो सकता है जारी रहे। करीब 10-15 हज़ार करोड़ के आसपास के एसआईपी फ्लोज जो है आपको आने वाले दिनों में भी देखने मिलेंगे। तो एफआईआईज ने लगातार बिकवाली की, और इसी के चलते आपने देखा कि जो दिग्गज स्टॉक्स है या फिर जो लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स है वहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने मिली। लेकिन क्योंकि घरेलू इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि स्मॉल कैप और सेक्टर फंड्स में अभी भी खरीदारी जो है वो जारी है। किरणजाधव.com के सीईओ आशीष केलकर हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका इस शो में। बताइए सर, कल के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, जिस तरह का बाजार में मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूं कि यहाँ पे और थोड़ा ये बढ़ने की संभावना है, गिरावट बढ़ने की संभावना है। तो मैंने एक ही ट्रेड चुना है, थोड़ा कन्विक्शन वाला है, और उस स्टॉक का नाम है बाटा। बाटा में बिकवाली करनी है, इसलिए मैंने पुट ऑप्शन के जरिए वो ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। बाटा का 1800 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। करंट मार्केट प्राइस आज का क्लोज करीबन 35 के आसपास है। मैं मानता हूं कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मेरा 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा 50 रुपए का, और दूसरा टारगेट रहेगा 55 रुपए का। बहुत शुक्रिया आशीष जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। सुदीप सर, अब लॉन्ग टर्म के लिए किसी को खरीदारी करनी है तो लंबी अवधि की खरीदारी के लिए कौन से स्टॉक्स आज आप रेकमेंड करने वाले हैं? जी, जो मार्केट का माहौल है, इस माहौल में मैं 2 शेयर का लॉन्ग टर्म के लिए जिक्र करना चाहूंगा। पहला शेयर है रियल एस्टेट सेक्टर से, और ये सेक्टर बहुत दिन आउट ऑफ फेवर रहा है, और इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ।
यहाँ पे खास बात यह है कि ये एक ऐसा डेवलपर है जिन्होंने हर शहर में जहां पे ये ऑपरेट करते हैं सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन किया है पिछले 1.5-2 साल में। देखिए पुणे में ये लीडर है, एनसीआर में नंबर 2 पे आ गए हैं और एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में करीब नंबर 3 पे ऑपरेट कर रहे हैं। FY21 में लार्जेस्ट शेयर ऑफ नए प्रोजेक्ट लॉन्च पुणे और एनसीआर में इन्होंने किया है। क्रेडिबिलिटी, प्रोमोटर बैकग्राउंड, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ तो बिल्कुल बेमिसाल है इस कंपनी का। इसके अलावा रिवाइवल इन हाउसिंग डिमांड ओवरऑल जो हुआ है पैंडेमिक के बाद, सरकार की तरफ से स्टैंप ड्यूटी का बहुत सारे कंसेशंस आए और हाउसिंग लोन का रेट एक ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ये सारा एक टेलविंड है इस कंपनी के और इस सेक्टर के पीछे। वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा एक्सपेंसिव है पर करेक्शन के बाद इस लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 2800 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में दिग्गज है, कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पे हम लोग 925 रुपए का टारगेट रख के 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इस कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक जो क्रॉप प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट सेगमेंट में है, क्रॉप न्यूट्रिएंट सेगमेंट पे जो कि नॉन सब्सिडी वाला सेगमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पे मार्जिन भी इनका अच्छा है। पिछले क्वार्टर्स में कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण जो मार्जिन में दबाव आया था और हम लोगों को लगता है कि वो अगला 1-1.5 क्वार्टर में खत्म हो जाएगा और मार्जिन विल बी बैक इन दिस सेगमेंट्स ऑल्सो। जो नए लॉन्चेस कर रहा है कंपनी अपने क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में और नॉन सब्सिडाइज न्यूट्रिएंट सेगमेंट में, वो भी आने वाले दिनों में कंपनी को हेल्प करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो इंपोर्ट होता था, अपना खुद का कैपेसिटी इन्होंने लगाया है और इसके चलते करीब 40% इंपोर्ट सेव करेंगे। ये भी मार्जिन एक्रीटिव होगा आने वाले दिनों में। नेट कैश फ्लो कंपनी का कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है और ये फ्यूचर में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की संभावना रखता है। M&A में कंपनी को हेल्प करेगा। ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज पे हम लोगों को करंट लेवल पे 1 साल का नजरिया से कोरोमंडल इंटरनेशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, तो सुदीप बंदोपाध्याय जी की 2 कॉल्स लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज और दूसरा कोरोमंडल में, यहाँ पर कोरोमंडल इंटरनेशनल में खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुदीप सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।